देखेंगे आज खासकर बहुत दिनों से हो रहा था कि बीपीएससी टीचर के लिए, तो चलिए टीचर को ही ध्यान में रख के जो दिमाग में बैठ चुका है उसी को ध्यान में रख के सिलेबस को तैयार किया गया है। और जो लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते होंगे, खासकर एसएसटी टीचर वाले के लिए ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया, तो वहां से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हम जो बात करेंगे इतिहास के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और कुछ वैसे टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ के जाना होगा। एक चीज और हम यहां से बोलेंगे कि अभी भी आपके पास समय है और कम से कम रोज एक चैप्टर पढ़िए। बिहार बोर्ड की जो किताब आती है या फिर एनसीईआरटी, और खुद क्वेश्चन टॉपिक वाइज अपने से तैयार कीजिए। जब तक अपने से क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे तो आपको समस्या आएगी। ठीक है, खुद क्वेश्चन तैयार करना है। कम से कम जैसे जो टॉपिक पढ़ेंगे कम से कम 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और उसी फिर से 5 क्वेश्चन जो होगा वो स्टेटमेंट बेस आप बनाएंगे। मेरी एक बहुत बड़ी, अब इसको आप कमजोरी कहिए या जो भी कहिए, हम यूट्यूब पे हाय तौबा मचाने वालों में से नहीं है, क्योंकि पढ़ना आप ही को है। और इतना हम जरूर जानते हैं कि हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। हम भाग दौड़ वाली दुनिया में भरोसा नहीं करते हैं कि फॉर्म आएगा तो हम ये बैच स्टार्ट कर दिए, वो कर दिए, या फिर बच्चे फॉर्म निकलता है तो दौड़ लगाते हैं, उनमें हम भरोसा नहीं करते हैं। प्रज्ञान जीएस सेंटर, प्रज्ञान क्लासेस या स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस आपको हमेशा से बेहतरीन देने का प्रयास करता है और आगे भी देगा। तो चलिए आज हम आपके सामने टॉपिक वाइज जो बात करने जा रहे हैं, भारतीय इतिहास के बारे में, उसके बाद विश्व इतिहास के बारे में बात करेंगे और फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख जो बिंदु हैं जो एग्जाम में जो पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। तो जब तक आप सिलेबस को कवर नहीं करेंगे खुद से बेईमानी होगी। तो चलिए देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय इतिहास। तो हम लोग करते क्या है, भारतीय इतिहास को सोचते हैं कि आज हम मुगल खत्म कर लिए तो कल दिल्ली सल्तनत खत्म कर लिए। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास सबकी जननी है। जबकि मेरा खुद हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एसएसटी का कोई वैसा टॉपिक नहीं होगा जिससे आप हिस्ट्री को कनेक्ट करके नहीं पढ़ सकते हैं। तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमें अगर रिजल्ट लेना है या फिर ऐसे भी समझने के लिए तो कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे और कैसे उसको कवर करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए कि भारतीय इतिहास, और इसको हम लोग 3 अच्छे और बेहतरीन तरीकों से बांट सकते हैं। बाकी आप ऐसे, आपकी मर्जी है कि आप एकदम फ्री हैं इतिहास में कि आप कैसे इसको बांटते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। अब प्राचीन भारतीय इतिहास को भी हम लोग 3 वर्गों में विभाजित किए। कौन से 3 वर्ग हैं जिसको हम लोग विभाजित किए? तो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब अगर हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे, आदि ऐतिहासिक को देखेंगे और ऐतिहासिक को देखेंगे, तो इसमें भी आपको महत्वपूर्ण जो स्रोत होंगे उससे आपको जानकारियां प्राप्त करनी होंगी। तो आपसे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो स्रोत यानी सोर्स। तो अब इसमें 3 सोर्स हैं, 3 स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में भी बहुत सारे हैं, जैसे हम एक दो लिख दे रहे हैं, जैसे अभिलेख। तो अभिलेख के बारे में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर शासक भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
यही कनेक्टिविटी है और यही प्रज्ञान जीएस सेंटर आपको देता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद सिक्का, तो सिक्के से भी शासक के बारे में जानकारी मिलेगी। अब देखेंगे साहित्यक स्रोत। साहित्यक स्रोत को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक हम लोग धर्म ग्रंथ के बारे में बांटते हैं और दूसरा जो हम लोग बांटते हैं धर्मेत्तर के बारे में बांटते हैं। तो धर्म ग्रंथ में क्या हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। और ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में भी क्या हो जाएगा, वेद, पुराण, महाभारत, ठीक है, उसको महाकाव्य कह सकते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। उसी तरह आपको बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानना होगा कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी पुस्तक है, जैन धर्म के अंतर्गत कौन कौन सी पुस्तक है। तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से शालीनता पूर्वक अनुशासन तरीके से घर में कलम कॉपी उठा के बैठना है और वर्क करना है एक एक टॉपिक को, तब देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विदेशी यात्री। अब विदेशी यात्री में भी आपको तीन तरीके से काम करना है। कैसे भाई, तो यूनानी के बारे में पढ़ेंगे, अरबी के बारे में पढ़ेंगे और चीनी यात्री के बारे में पढ़ेंगे। अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, तो सिंपल सा सोचिए, अगर आपको हर्षवर्धन और वेंग स्यांग ह का कॉम्बिनेशन याद है तो फाहियान का आंसर खुद ब खुद बन जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। तो क्वेश्चन को कनेक्ट करना है और जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता है। और भाग दौड़ से बचिए, एक बार संपूर्ण सिलेबस को पढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे तो ये हुआ स्रोत। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी हम लोग दो भाग में बांटेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको एक और डायग्राम बनाए हैं और यहाँ पे हमने प्रयास किया है पूर्व मध्यकाल के बारे में समझाने के लिए। क्योंकि ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग जब ईसवी पूर्व से लेकर हम लोग अगर 8वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे तो फिर 8वीं शताब्दी के बाद तो खाली हो गया, तो खाली नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम लोग पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे और राजपूतों का कुछ शासनकाल है उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत में करते क्या है, हम केवल दिल्ली सल्तनत पढ़ लेते हैं, लेकिन उसी के समकक्ष कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में भी कुछ प्रमुख राजवंश हुए और हम उसको कनेक्ट करते नहीं हैं। कनेक्ट नहीं करते हैं तो दिक्कत आती है। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के साथ साथ आपको दो टॉपिक को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। एक आपको जो टॉपिक कनेक्ट करना है वो याद रखिएगा, वो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को कनेक्ट करना है और दूसरा जो कनेक्ट करना है यूरोपीय कंपनियों के आगमन को कनेक्ट करना है। और ये दोनों टॉपिक को कनेक्ट बिना किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसलिए बोले क्योंकि आप लोग भी सोचते हैं कि हम आए बस तेजी में आए और तेजी में जाएं, नहीं, संपूर्ण सिलेबस। और मेरा एक यही मेरी पहचान है कि हम जब भी आप आइएगा हम बोलेंगे कि अगर संपूर्ण सिलेबस पढ़ना है तो हम आपको 14 महीना पढ़ाएंगे। अब जिसके पास इतना समय होगा वही आएगा और रिजल्ट लेकर जाएगा, बाकी तो फिर जो बुलवाइएगा वो तो अलग चीज होता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से कनेक्ट करना है। हम क्या बोले, शालीनता पूर्वक अनुशासन तरीके से, तब जाके रिजल्ट होगा। जैसे अब सिंपल सा सोचिए क्वेश्चन, जैसे हमने बोला दिल्ली सल्तनत को आप कनेक्ट कर लीजिए दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में। तो कैसे आप कनेक्ट कीजिएगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में, तो सुनेंगे जैसे तुगलक वंश लेंगे तो तुगलक वंश के समय हरिहर और बुक्का के द्वारा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया और हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया। कनेक्शन हो गया। जैसे मुगल मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347। तो खुद देखिए कनेक्ट हो गया यहां से। इस तरह से पढ़ना है। 1336 और 1347 है, 1325 से 1351 के बीच में
कनेक्शन हो गया। तो एमबीटी का शासन काल ये है, इस तरह से कनेक्ट करना है। इसके अतिरिक्त जो हम लोग छोड़ देते हैं, क्या छोड़ते हैं? दिल्ली सल्तनत में साहित्य और प्रशासन को छोड़ देते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है, ये याद रखेंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन, यहीं पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन को भी, और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे अब आपको यहाँ पे कनेक्शन क्या करेगा, कनेक्ट क्या कर देगा भाई? तुलसीदास के बारे में, मीराबाई के बारे में, और उस समय जो लोग शासन कर रहे होंगे उनसे कनेक्ट कर देगा। किसके समकालीन? जब तक कनेक्ट, बार बार हम बोल रहे हैं कनेक्शन, आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अब दे देगा तुलसीदास किसके समकालीन? हो सकता है कि मुगल साम्राज्य के कुछ हो शासक, उनके समकालीन हो, ठीक है। अब देखेंगे मुगल साम्राज्य, अब इसको हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे? तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से कनेक्ट करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1600 में हुआ। ऐसे तो पुर्तगाली 1498 में आए, तो उस समय तो विजयनगर साम्राज्य होगा, विजयनगर साम्राज्य में जो वंश होगा वो उसके समकालीन। लेकिन अगर यहाँ पर मुगल शासक के रूप में देगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अकबर हो गया। फैक्ट्री किसके समय लगाई गई? तो जहांगीर के समय लगाई गई। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। उसी तरह मुगल साम्राज्य में स्थापत्य कला और प्रशासन को भी इग्नोर नहीं करना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। इसके अतिरिक्त आपको मराठा से संबंधित कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, मैसूर और उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य, इसके बारे में। और छोड़ना नहीं है, क्या नहीं छोड़ना है? स्थापत्य कला और प्रशासन, और क्या नहीं छोड़ना है? और क्या नहीं छोड़ना है? साहित्यक स्रोत। आगे ये कनेक्शन आपका होते जाएगा। उसी तरह देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, अगर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं 1773 से 1947, तो आपका दो चीज यहां पर कंप्लीट होगा। क्या कंप्लीट होगा? एक आपका संवैधानिक विकास कंप्लीट होगा, संवैधानिक विकास, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस भी ऐड है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, चाहे आप 11th का एग्जाम दीजिए, 12th का एग्जाम दीजिए, कंपटीशन का दीजिए, ये ऐसे टॉपिक बनाए गए हैं जो इतना शानदार टॉपिक है कि लोग कैसे कहता है कि मन नहीं लगता है। मन तो लगाना पड़ेगा, वर्क तो करना पड़ेगा। तो इसको दोनों को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। कैसे? गवर्नर जनरल और वायसराय को लेते हुए संवैधानिक विकास को। अब दे देगा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप तो केवल रट के गए हैं मार्ले मिंटो। भाई मार्ले सचिव था और मिंटो वायसराय था। उसी तरह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लाया गया? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत में जो वायसराय आया चेम्सफोर्ड 1916 में आया और 21 तक रहा, 21 तक रहा। तो चेम्सफोर्ड, लेकिन मॉन्टेग्यू कौन था? भारत सचिव था। ये लोग कहां बैठते थे? इंग्लैंड में बैठते थे। और यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन का प्रथम चरण किसके शासनकाल में हुआ? तो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और इसके बाद ये गया तो लॉर्ड रीडिंग अंतिम चरण। तो कनेक्ट करिए, जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये याद रखेंगे। उसी तरह आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसके प्रमुख अधिवेशन को आप जरूर याद रखेंगे। प्रमुख अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता को जरूर याद रखेंगे, खासकर विशेष अधिवेशन और महिला अधिवेशन, यानी महिलाओं ने कितनी बार अध्यक्षता की और किस अधिवेशन में क्या है, वो 4-5 है, उसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद गांधी युग, इसको आपको याद रखना है। ये तो गांधी जी खुद में ही, ठीक है, और इनको जो समझ लिया जीवन को आसान बना लिया। चलिए आगे। अब हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख है
बिंदु कौन कौन से हैं, और फिर हम लोग आएंगे कुछ विश्व इतिहास के बारे में। उसी तरह मध्यकालीन के बारे में भी हम लोग एक क्लास लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और फिर आधुनिक भारत में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, उसका भी हम आप लोगों के सामने बहुत जल्द वीडियो रखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पाषाण काल, एकदम डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे कि पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया। जैसे आप भीमबेटका के बारे में जानते होंगे, बुर्ज होम के बारे में जानते होंगे, तो इन सभी चीजों को याद करते हुए आगे बढ़ना है। उसी तरह सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन और बौद्ध धर्म, ये काफी महत्वपूर्ण है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो धर्मों का उदय हुआ जिसने पूरे चीज को बदल कर रख दिया, सिस्टम को। जैसे क्या, विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति 1789, ये पूरे विश्व के मानचित्र को बदल कर रख दिया। ठीक उसी प्रकार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो धर्मों के उदय ने पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया, और वो कौन था? जैन और बौद्ध। देखिए सीधे हम इसको यहां से कनेक्ट कर दिए। जब बोले तो कि एकदम सलीका से पढ़िए और अनुशासन से पढ़िए, मजा नहीं आएगा तो आप हमको आके जो बोलिए। उसके बाद वैष्णव और शैव धर्म, यहां पे कहीं कहीं आप लोग गड़बड़ क्या होते हैं कि भागवत लिख दिया, तो क्या हो गया भागवत लिख दिया तो? भागवत धर्म। उसके बाद मगध राज्य के प्रमुख राजवंश, इसमें हम लोग हरियक देखेंगे, शिशुनाग देखेंगे, ठीक है, नंद वंश देखेंगे, और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। उसी तरह गुप्त वंश और गुप्तोत्तर। इसमें एक और चीज हम बार बार बोले, साहित्य, ये जरूर ध्यान रखेंगे। मौर्य वंश, मौर्योत्तर और साहित्य, ये सब छूटना नहीं चाहिए, हम लोग छोड़ देते हैं, अरे ये हो गया। उसके बाद पाल वंश, यहीं पर त्रिपक्षीय संघर्ष की चर्चा आएगी। त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, क्योंकि दक्षिण के जो राजवंश थे, क्या नाम था? एक तो पश्चिम का प्रतिहार, और दक्षिण का राष्ट्रकूट, और उत्तर का पाल, ये तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुए। पश्चिम का कौन? गुर्जर प्रतिहार। दक्षिण का कौन? राष्ट्रकूट। और उत्तर का कौन? पाल। कहां को लेकर संघर्ष हुआ? तो कन्नौज को लेकर संघर्ष हुआ था। उसी तरह हम लोग दक्षिण में देखेंगे प्रमुख राजवंश में चोल, आज चर्चा में है। अभी आप चर्चा में क्यों है भाई? आप देखे होंगे प्रधानमंत्री गए और वहां उन्होंने एक मूर्ति, नटराज टाइप से मूर्ति को भेंट किया। और चोल अपने आप में बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, खासकर नौसेना के लिए और स्थानीय स्वशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी तरह चालुक्य, और चालुक्य में भी तीन, तैलप, वेंगी और वतापी, इसको याद रखना है। चालुक्य में भी तीन वंश, ठीक है, और एक गुजरात का चालुक्य अलग है, और ये दक्षिण भारत के चालुक्य हैं, ये याद रखेंगे। तो बेंगी, वतापी और तैलप। उसी तरह पांड्य, फिर संगम वंश। देखिए संगम वंश अलग है और संगम साहित्य अलग है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतने बारीकी से आपको पढ़ना है। उसी तरह जो टीचर के एग्जाम देंगे वे लोग जरूर एक बार, ठीक है, अब तो हर एग्जाम में लगभग विश्व इतिहास पूछ रहा है, लेकिन हम पहले ही बोले कि हम टीचर को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑनलाइन कमिटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मुझे बोर्ड पे लिख के वर्क करना पड़ता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपके सामने महत्वपूर्ण चीजों को रखा जाए टीचर वाले के लिए। तो इसमें फ्रांस की राजक्रांति तो पढ़ेंगे ही, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, औद्योगिक क्रांति, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भौगोलिक खोजें, इसको जरूर पढ़िएगा, और आजीविका और अर्थव्यवस्था, इसको देख कर जाएंगे, आपका रिजल्ट आराम से होगा और टॉप 10 में रहेंगे। तो इसी तरह मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी हम लोग एक एक टॉपिक जो होगा वो आपके सामने पहले रखेंगे, आधुनिक का भी रखेंगे, और फिर आगे पॉलिटिकल साइंस। तो अभी मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स तो चलेगा ही, समय मिलेगा तब, नहीं तो ऑफलाइन आपके लिए सब कुछ सुविधा है, और ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही होता है, आइए और रिजल्ट लेकर जाइए।
तब तक के लिए आज बस इतना ही। जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते चलिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी।